नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ईपीएफओ द्वारा किए गए एक मिस्टेक के बारे में बताऊंगा, जो मिस्टेक ईपीएफओ द्वारा पीएफ ट्रांसफर के अंदर किया गया है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको वो मिस्टेक दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ईपीएफ का पासबुक वाला पोर्टल ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर के रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करेंगे। तो कभी भी आप अपने पीएफ के ट्रांसफर का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप ईपीएफ के पासबुक वाले पोर्टल में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर पे कुछ टैब्स नजर आएंगे, जहां पे आपको एक टैब नजर आ जाएगा क्लेम्स का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज को अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे क्लेम्स डिटेल्स का ऑप्शन नजर आने लग जाएगा। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। पहला है पेंडिंग क्लेम्स, जहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्लेम पेंडिंग है तो आपका स्टेटस इस वाले टैब में नजर आएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सेटल्ड क्लेम, यानी कि अगर आपका कोई भी क्लेम सेटल्ड हुआ है तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले टैब में नजर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रिजेक्टेड क्लेम्स, अगर आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आपको थर्ड वाले टैब में नजर आ जाएगा। तो दोस्तों जिस ईपीएफ मेंबर का ये अकाउंट है उन्होंने अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली थी, जिनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है। उसका स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूं कि वहां पे रीजन क्या बताया गया है। तो रिजेक्शन रीजन को जानने के लिए आपको यहाँ पे जो टैब मिल रहा है थर्ड नंबर पे रिजेक्टेड क्लेम्स का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी क्लेम रिजेक्ट हुए हैं उसकी लिस्ट नजर आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा एक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डाली गई थी फॉर्म नंबर 13 डाल के, जहां पे इनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन रिजेक्शन रीजन में यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर इज ईपीएस मेंबर बट कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड एज नॉन ईपीएस इन करंट फाइनेंशियल ईयर। और दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड रीजन दिखाया गया है उसमें लिखा हुआ है फादर्स नेम डिफर्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले रिजेक्शन रीजन के बारे में, जिसमें बताया गया है कि मेंबर इज ईपीएस मेंबर, यानी कि मेंबर ईपीएस मेंबर है, लेकिन जो इनकी कंट्रीब्यूशन रिसीव हुई है वो नॉन ईपीएस मेंबर के अकॉर्डिंग रिसीव हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रीजन एक्चुअल में है या नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हमने इस ईपीएफ मेंबर की जो मेंबर पासबुक है वो यहाँ पे ओपन कर ली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ईपीएफ वेजेस में जो इनकी सैलरी है, यहाँ पे जो बेसिक सैलरी शो करी गई है वो 15,000 से ऊपर शो करी गई है। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई है कि ये जो है वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैंने ये बिल्कुल लेटेस्ट पासबुक ओपन करी है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन वहां पे रीजन हमें रिजेक्शन रीजन क्या शो कर रहा था कि ये जो ईपीएफ मेंबर है वो ईपीएस के लिए एलिजिबल है, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉन ईपीएस के अकॉर्डिंग हुई है, जिसकी वजह से उनका जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों अब पासबुक को देख के ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये रीजन जो है वो बिल्कुल ही गलत ईपीएफओ द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है फादर्स नेम डिफर्स, यानी कि इनका जो फादर नेम है वो दोनों ही पीएफ अकाउंट में अलग अलग है, जिसकी वजह से इनका जो ट्रांसफर क्लेम है वो रिजेक्ट किया गया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या असल में इनका जो फादर नेम है वो दोनों ही पीएफ अकाउंट में अलग अलग है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके यूएन नंबर में भी मल्टीपल पीएफ अकाउंट लिंक है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि किस पीएफ अकाउंट में आपकी जो बेसिक डिटेल है वो क्या लिखी हुई है, तो इसका प्रोसेस आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे ही मिलने वाला है। तो अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ पे ओपन करने के बाद अब हम देखेंगे कि दोनों ईपीएफ मेंबर जहां से पीएफ ट्रांसफर किया गया था और जिसमें किया गया था उन दोनों में इनका जो फादर नेम है वो सेम है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे कुछ टैब्स मिलेंगे, जहां पे आपको एक टैब मिलेगा व्यू का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा प्रोफाइल का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पे प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो यहाँ पे आप एक और तरीके से पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो मेंबर प्रोफाइल में आपको आपकी कुछ बेसिक्स डिटेल नजर आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बर्थ डेट का, आप इसके आगे अगर देखेंगे तो आपको एक पेंसिल का बटन नजर आ जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा सिलेक्ट मेंबर आईडी का। तो आप यहां पे सबसे पहले फर्स्ट वाले मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस मेंबर आईडी से पीएफ ट्रांसफर कर रहे थे।
उसके बाद साथ में दिए गए गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पे इस मेंबर आईडी में जो भी डिटेल दी गई है उसकी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फर्स्ट वाले रो में आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स नजर आ जाएगी जहां पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, रिलेशनशिप, मैरिज स्टेटस, नेशनलिटी, ये सारा कुछ यहाँ पे नजर आ जाएगा। वैसे तो इसका यूज यानी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन का यूज हम अपनी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी पीएफ अकाउंट में क्या डिटेल आपकी अवेलेबल है वो भी चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल डिटेल्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पीएफ मेंबर आईडी में आपकी कौन सी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे अगर आप इनका फादर नेम देखेंगे तो फर्स्ट नेम बी से स्टार्ट है और लास्ट नेम एस से खत्म है, यानी कि ये जो नेम है अब हमें पता लग गया है कि इस मेंबर आईडी में क्या है। अब हम देखते हैं कि जिस पीएफ अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर रहे थे उसमें डिटेल क्या है, यानी कि उसमें उनका फादर नेम अलग है या सेम ही है। और दोस्तों इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। आप फिर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे अब आप उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट करेंगे जिस मेंबर आईडी में पीएफ ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स वाले रो में अवेलेबल डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो फादर नेम है यहाँ पे भी जो फर्स्ट नेम है वो बी से स्टार्ट है और लास्ट नेम है वो एस से स्टार्ट है। मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे नेम हाइड कर दिया है, लेकिन मैंने अगर चेक किया तो दोनों ही पीएफ अकाउंट में जो फादर नेम है वो बिल्कुल सही है, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों अब जो ईपीएफओ द्वारा यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है और जो दो रीजन यहाँ पे बताए गए हैं वो दोनों ही रीजन मैंने चेक किए हैं वो बिल्कुल ही फॉल्स है, यानी कि ये जो दोनों रीजन है वो बिल्कुल ही गलत तरीके से दिया गया है और ये जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो भी गलत रिजेक्ट किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है और आपको लगता है कि आपका जो क्लेम है वो ईपीएफओ की गलती की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है तो आप फिर से सेम क्लेम को फाइल कर सकते हैं जैसा कि इस ईपीएफ मेंबर द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है, जिसका स्टेटस अभी भी पेंडिंग में है और इस बार जो इनका ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस चीज की काफी श्योरिटी है क्योंकि पहले जो रिजेक्ट किया गया था और जो रीजन दिया गया था वो दोनों ही गलत दिया गया था, जो कि ईपीएफओ की गलती की वजह से हो गया था। तो दोस्तों बहुत से ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है और वो काफी घबरा जाते हैं, तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की गलती ईपीएफओ द्वारा भी की जाती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर से अपना क्लेम डालिए, आपका क्लेम अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।